हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम लोग कर रहे हैं समसामयिक घटना चक्र 2021 की भारत दृष्टि कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें जो हम अब करेंगे चैप्टर नंबर 5 करेंगे, जो कि है संस्कृति एवं पर्यटन। चलिए दोस्तों, एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास में कौन कौन से जो हैं अध्याय हैं। ठीक है, यानी कि सिलेबस देख ले तो हम चैप्टर नंबर 4 तक इस कर चुके हैं। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 5, जो कि है संस्कृति और पर्यटन। टोटल हमारे पास चैप्टर हैं 29। तो एक दिन में एक चैप्टर ऑलमोस्ट हो ही जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर हम क्या है स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ और, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करा करिए। ठीक है, और जिसने भी अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे जितना हो सके उतना शेयर करिए, चैनल को शेयर करिए दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पे अब क्या है इसको ख़त्म करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर, जो कि है संस्कृति और पर्यटन। तो गाइस, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है जो संस्कृति मंत्रालय है देश का, वो प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और परिरक्षण और मूर्त और अमूर्त दोनों ही तरह की जो कलाएं हैं और संस्कृति के क्या संवर्धन जैसे कार्यों का क्या है इसे दायित्व मिला हुआ है। ठीक है, मंत्रालय के दो संबद्ध कार्यालय, यानी 2 संबद्ध कार्यालय, 6 अधीनस्थ कार्यालय और 35 स्वायत्त संगठन, जो पूरी तरह से क्या है सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, फिर लिखा है मंत्रालय के 4 मिशन भी हैं, जिसके नाम देखिए। नाम क्या है आपका? राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, दूसरा है राष्ट्रीय स्मारक पुरावशेष मिशन, फिर है राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन और गांधी धरोहर स्थल मिशन। ये 4 इसके क्या है आपके मिशन है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है गाइस ललित कला अकेडमी। ठीक है, अकादमी। ठीक है, तो ललित कला अकादमी क्या, नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट की स्थापना कब होती है? गाइस 1954 में होती है। ये भारत के दृश्य कलाओं के क्षेत्र में शीर्ष क्या है सांस्कृतिक संस्थान है, जिसका सारा खर्च जो संस्कृति मंत्रालय है वो उठाता है। फिर लिखा है अकादमी के मिशन का मुख्य विषय, देखिए मुख्य विषय आधुनिक और समसामयिक भारतीय कला के समझ को बढ़ावा देना, जिससे स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग इसका क्या आनंद उठा सकें। ठीक है, इसके लिए अकादमी राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी और अंतर्राष्ट्रीय त्रिनाले इंडिया, यानी कि त्रिवार्षिकीय भारत जैसे आयोजन करती है। तो आगे लिखा है कि संगीत नाटक अकेडमी जो है, तो इसमें लिखा है संगीत नाटक अकेडमी संगीत, नृत्य और नाटक की क्या है राष्ट्रीय अकेडमी है, और जिसकी इसमें लिखा है कि जिसकी आधुनिक भारत के निर्माण में क्या है अग्रणी भूमिका रही है। और संगीत नाटक अकेडमी अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय अकेडमी थी, जिसकी स्थापना तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय के प्रावधानों से हुई है। अब लिखा है 1961 में सरकार की संगीत नाटक अकेडमी का एक सोसाइटी के रूप में क्या पुनर्गठन किया। फिर सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम क्या 1860, जिसमें गई 1957 में क्या है संशोधन हुआ। उसके अंतर्गत क्या होता है, इसको पंजीकृत कराया जाता है। इम्फाल स्थित जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकेडमी की स्थापना कब होती है? 1954 में होती है। फिर वर्ष 1959 में जो अकेडमी है उसने दिल्ली में राष्ट्रीय नाटक विद्यालय और एशियाई रंगमंच संस्थान की स्थापना करी है। 1964 में दिल्ली में ही कथन केंद्र स्थापित किया गया। अकेडमी की राष्ट्रीय महत्व की अन्य परियोजनाओं में केरल का क्या है कुटियट्टम रंगमंच की भी शामिल है, जिसकी स्थापना 1991 में की गई है। फिर 2001 में यूनेस्को ने कुटियट्टम को मान्यता की अमूर्त और मौखिक धरोहर की उत्कृष्टतम कृतियों में से क्या एक बताया है। फिर ओडिशा, वेस्ट बंगाल और झारखंड के छऊ नृत्य की परियोजना वर्ष 1994 में क्या प्रारंभ हुई है। फिर गाइस यहाँ लिखा है असम के शास्त्रीय संगीत, नृत्य, रंगमंच और इससे संबंधित कलाओं को परियोजना सहायता वर्ष 2002 में शुरू हुई। ठीक है गाइस, आगे लिखा है राष्ट्रीय नाटक विद्यालय। तो इसमें लिखा है कि संगीत नाटक अकेडमी द्वारा वर्ष 1959 में स्थापित राष्ट्रीय नाटक विद्यालय दुनिया का अग्रणी रंगमंच संस्थान है, जो भारत में अपनी तरह का क्या है पहला है। और वर्ष 1975 में इसे एक स्वायत्त संस्था बना दिया गया था, जिसका वित्त पोषण पूरी तरह कौन कर रहा है? संस्कृति विभाग के द्वारा किया जा रहा है। फिर साहित्य अकेडमी की अगर हम बात करें तो साहित्य अकेडमी भारत की 24 मान्यता प्राप्त भाषाओं के साहित्य को बढ़ावा देने के लिए क्या है एक राष्ट्रीय अकेडमी है। और इस जो
एकेडमी है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, नई दिल्ली में है। और कलकत्ता, बम्बई, बेंगलुरु, चेन्नई में भी क्या इसके क्या है कार्यालय हैं। फिर साहित्य अकेडमी के पुरस्कार अकेडमी द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित साहित्यिक उत्कृष्टता वाले सबसे श्रेष्ठ पुस्तकों को क्या किया जाता है, इसको प्रदान किया जाता है। फिर पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे छोटा सा क्या लिखा है, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 लिखा है, वर्चुअल प्रारूप में आयोजित। कब, 6 से 9 मार्च 2021। अब इसका मुख्य विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और इसका आयोजन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। अब लिखा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र राष्ट्रीय स्तर का अकादमिक अनुसंधान केंद्र है। नई दिल्ली के बीचों बीच स्थित ये कला केंद्र जो है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत क्या है, एक स्वायत्त न्यास है। ठीक है, फिर यहाँ भारत, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया के स्थापत्य, नृतत्व शास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र, भाषा और साहित्य, कला व शिल्प समेत विभिन्न विषयों के संसाधनों का क्या है, समृद्ध संकलन उपलब्ध है। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के विभिन्न क्षेत्रीय केंद्र हैं। इस बेंगलोर का क्षेत्रीय केंद्र दक्षिण भारत की कलाओं और सांस्कृतिक धरोहर के अध्ययन के लिए क्या है, उत्तरदायी है। फिर लिखा है यहाँ की वाराणसी का क्षेत्रीय केंद्र जो है भारत विद्या और संस्कृत के अध्ययन पर अपना ध्यान क्या है, केंद्रित करता है। ठीक है, आगे जो है हमारा देखते हैं। तो गाइस इस पेज को अभी हम थोड़ी देर में करते हैं, फिर इस पेज को भी यहीं स्किप करते हैं, आगे पहले वही पढ़ते हैं हम लोग जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र था। तो यहाँ पे क्या लिखा है अब आपके पास, तो यहाँ लिखा है कि इसके अलावा रांची, पुडुचेरी, वडोदरा, त्रिशूर, गोवा, श्रीनगर में इसके 6 नए केंद्र क्या है, चालू हुए हैं। फिर लिखा है कि जो IGNCA राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का भी प्रबंध करता है। ठीक है, तो दोस्तों अब लिखा है कि गुवाहाटी स्थित पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केंद्र पूर्वोत्तर क्षेत्र के संस्कृति की दृष्टि से क्या संपन्न समुदायों से संबंधित क्या कार्यक्रमों में सहयोग करता है। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है सांस्कृतिक संसाधन और क्या प्रशिक्षण केंद्र। चलिए एक बार हम कंप्लीट करते हैं और जो बाद में जो हमने पेजेस छोड़े हैं उसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र। तो सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र यानी कि CCRT शिक्षा को संस्कृति से जोड़ने की दिशा में क्या काम करने वाली अग्रणी क्या है, संगठनों में से एक है। फिर इसकी स्थापना 1979 में क्या है, स्वायत्त संगठन के रूप में भारत सरकार द्वारा की गई थी। ठीक है, नई दिल्ली स्थित इसके मुख्यालय के अलावा क्या होता है, उदयपुर, हैदराबाद एंड गुवाहाटी में इसका क्या है, क्षेत्रीय केंद्र है। फिर संस्कृति परियोजना संस्कृति मंत्रालय की क्या है, एक पहल है और जिसके तहत वाराणसी में शिक्षा संस्थानों में इंटरप्रिटेशन सेंटरों का जो है विकास या स्थापना हुई है। ठीक है, लिखा है क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। तो कैसे यहाँ लिखा है, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का उद्देश्य यह है कि स्थानीय संस्कृति के बारे में जागरूकता बढ़ाना और ये प्रदर्शित करना कि किस तरह से मिलकर एक क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान बनाते हैं और अंततः भारत की सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विविधता के रूप में क्या परिलक्षित होते हैं। ठीक है, फिर लिखा है पटियाला, कलकत्ता, तंजावुर, उदयपुर, प्रयागराज, दीमापुर और नागपुर में 7 क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना वर्ष 1985 से 86 में की गई है। तो दोस्तों आगे लिखा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या है। तो इसमें लिखा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा 2015 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर की गई थी और इस पहल की व्यापक लक्ष्य गाइस, अब इसके लक्ष्य देखते हैं क्या है। पहला है हमारे राष्ट्र की विविधता में एकता का महिमा मंडन और देश के लोगों के बीच परंपराओं से विद्यमान भावनात्मक संबंधों के ताने बाने को बनाए रखना और क्या करना, उसको सुदृढ़ करना और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच वर्ष भर चलने वाले जो सुनियोजित गहन और स्तरीय संपर्क के जरिए राष्ट्रीय एकता की भावना को क्या करना, बढ़ाए रखना और किसी भी राज्य की समृद्ध धरोहर, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं को प्रदर्शित करना। ठीक है, दीर्घावधि संपर्कों
की स्थापना, ठीक है, ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिससे एक दूसरे के बेहतरीन तौर तरीके और अनुभवों से सीखने की जो है प्रवृत्ति, जो सीखने की प्रवृत्ति है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और उसमें लिखा है केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि लेह लद्दाख स्थित केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, जिसे पहले बौद्ध दर्शन विद्यालय के नाम से जाना जाता था, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पहल पर वर्ष 1959 में ये क्या होता है, स्थापित होता है। फिर यहाँ लिखा है जनवरी 2016 में इस संस्थान को क्या है, डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय के समकक्ष क्या है, संस्था का दर्जा मिल गया था। अब एक है नवनालंदा महाविहार। नवनालंदा महाविहार की जो स्थापना है 1951 में बिहार के नालंदा में राज्य सरकार ने की थी, और ये पाली और बौद्ध अध्ययन के क्षेत्रों में स्नातकोत्तर स्तर की जो है शिक्षा का केंद्र है। तो इस समय ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत क्या है, एक स्वायत्त संस्थान है, और वर्ष 2006 में इसे क्या है, डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी कि डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। फिर लिखा है गाइस यहाँ पे केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय। ठीक है, तो केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय क्या है, सारनाथ की स्थापना वर्ष 1967 में हिमालय के सीमावर्ती इलाकों के तिब्बती और भारतीय विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए की गई थी। ठीक है, बाद में 1988 में क्या होता है, इसे विश्वविद्यालय के समकक्ष जो है संस्था का दर्जा दे दिया जाता है। तो आगे है दोस्तों केंद्रीय हिमालय सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान। तो केंद्रीय हिमालय सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान का वर्ष 2010 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम यानी कि 1860 के तहत एक समिति के रूप में क्या होता है, पंजीकरण कराया जाता है, और संस्थान बौद्ध और हिमालय अध्ययन के क्षेत्र में स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट स्तर के पाठ्यक्रम संचालित करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना गाइस कब होती है, 1861 में की गई थी, और ये संस्कृति मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य करता है। इसकी प्रमुख गतिविधियों में क्या शामिल है, पुरातत्व अवशेषों का सर्वेक्षण, उत्खनन, केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों, स्थलों, अवशेषों का क्या रखरखाव और संरक्षण। मिलकर प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने देश भर में 3691 स्मारक और स्थलों को क्या है, राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है। फिर लिखा इसमें 22 यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, अब एक बार ये देखते हैं, लिखा है राष्ट्रीय स्मारक और पुराअवशेष मिशन। राष्ट्रीय स्मारक और पुरा अवशेष मिशन की शुरुआत कब होती है, 2007 में की गई। इसका उद्देश्य 11वीं योजना, जो 11वीं योजना है यानी कि पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्मित धरोहर और स्थलों और पुरा अवशेषों के बारे में विभिन्न स्रोत और संग्रहालयों से क्या है, राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना। तो गाइस एक बार अब हम चलते हैं पीछे, जो हम छोड़ के आए हैं, ये वाला पेज। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारतीय क्या सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थल। तो गाइस कितने हैं, एक बार हम देख लेते हैं टोटल कितने हैं। अब जो है 32 आपके सांस्कृतिक स्थल है, और अगर हम बात करें कि प्राकृतिक तो वो है 7, और मिश्रित जो है 1 है। तो मतलब हो गया 32 + 7 कितना होता है, 39 होता है, और 39 और 1 हो गया आपका 40। तो टोटल हो गए गाइस यहाँ पे कितने, 40। चलिए एक एक करके क्या है, इन सब के हम नाम देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो गाइस आप थोड़ा बहुत इसका ईयर देख लीजिएगा। हालांकि सबसे पहले है यहाँ पे लिखा है आगरा का किला 1983 में, अजंता की गुफा है, सांची स्थित बौद्ध स्मारक है, फिर है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, पूर्व में क्या है, विक्टोरिया टर्मिनल, इसका 2004 में आया ये। फिर लिखा है गोवा के चर्च और क्या लिखा है, कॉन्वेंट। फिर है एलिफेंटा की गुफा हो गई, एलोरा की गुफा हो गई, फतेहपुर सीकरी हो गया, महान चोल मंदिर हो गया आपका। फिर हम्पी में स्मारकों का समूह हो गया, महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह हो गया। फिर है पटकल में स्मारकों का समूह हो गया, हुमायूं का मकबरा दिल्ली हो गया, खजुराहो समूह का स्मारक हो गया, बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर हो गया गाइस। उसके बाद लिखा है भारत की पर्वतीय रेल हो गया आपका, कुतुब मीनार उसके स्मारक दिल्ली। फिर लाल किला परिसर हो गया, भीमबेटका पाषाण आश्रम हो गया, सूर्य मंदिर कोंकण। फिर है ताजमहल है, जंतर मंतर जयपुर है, राजस्थान के पर्वतीय किले हो गए, रानी की वाव हो गई, नालंदा
महाविहार धरोहर स्थल नालंदा विश्वविद्यालय बिहार। फिर द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ द कार्बुजिए एन आउटस्टैंडिंग, क्या लिखा है, कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मूवमेंट चंडीगढ़। फिर लिखा ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद हो गया। विक्टोरिया गॉथिक आर्ट डेको मुंबई हो मुंबई हो गया। जयपुर शहर राजस्थान है। देखिएगा इस जो जयपुर शहर राजस्थान 2019 में आया है। काकतीय रुद्रेश्वर यानी कि संपा मंदिर तेलंगाना 2021 का है। और ढोलावीरा एक हड़प्पा कालीन क्या है, नगर, ये भी आपका कब आया है, 2021 में आया। ये दोनों लेटेस्ट हैं गाइस। उसके बाद हम बात करेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आता है आपका, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आता है। उसके बाद है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य आता है। नंदा देवी और फूलों की घाटी गाइस कहाँ, उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान आता है। और फिर लिखा है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिमी घाट हो गया आपका। और ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है। फिर मिश्रित में गाइस क्या है, कंचनजंगा नेशनल पार्क है सिक्किम 2016 में, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे क्या है, भारतीय विश्व विरासत स्थल है जो हमने अभी पढ़ा है ना गाइस। तो जैसे कि तो इसमें क्या है, इसमें जितने भी भारतीय विश्व विरासत स्थल हैं बहुत सारे हैं गाइस, ठीक है। वो इस मैप में है, तो मैं इस मैप को बस थोड़ा सा आपको एक बार धीरे धीरे से दिखा दे रही हूँ। आप क्या है उसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए गाइस, यहाँ पे अब क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि 30 जून 1918 को दक्षिण मुंबई स्थित विक्टोरिया गॉथिक एवं आर्ट डेको इमारतों के भवन समूह को यूनेस्को की क्या है, विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया, ठीक है। फिर आगे लिखा है एलिफेंटा गुफा और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन के बाद विक्टोरिया गॉथिक और आर्ट डेको इमारतें जो है मुंबई का तीसरा स्थल है जिसे यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में क्या किया है, शामिल किया है। ज्ञातव्य है कि विक्टोरिया गॉथिक एवं आर्ट डेको इमारतों के समूह को क्या है, सांस्कृतिक स्थल के रूप में जो है विश्व धरोहर सूची में जो है शामिल किया गया है। फिर लिखा है विक्टोरिया गॉथिक और आर्ट डेको इमारतों का समूह 19वीं सदी के विक्टोरिया गॉथिक भवनों और 20वीं सदी के आरंभ के आर्ट डेको शैली के जो है वास्तुशिल्प का मिलाजुला रूप है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व जो है यूनेस्को का विश्व धरोहर समिति की 41वीं बैठक जो है पोलैंड में 2017 में हुई थी, जिसमें अहमदाबाद शहर को क्या है, सांस्कृतिक श्रेणी में भारत के पहले वैश्विक धरोहर शहर के रूप में मान्यता दी गई थी। लिखा है वर्ष 2019 में जयपुर शहर यानी कि राजस्थान की वैश्विक धरोहर शहर के रूप में मान्यता दी गई थी। 2021 में तेलंगाना के काकतीय रुद्रेश्वर यानी कि रंपा मंदिर और धोलावीरा एक हड़प्पा कालीन नगर है को विश्व धरोहर में के रूप में मान्यता दी गई। ये गाइस ये बात है 2021 की। फिर लिखा है कि विश्व धरोहर समिति की जो 42वीं बैठक के दौरान भारत के अतिरिक्त क्या है, जिन विदेशी स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया उसमें प्रमुख हैं गाइस, कौन कौन से हैं। नॉम्बर कैथेड्रल जर्मनी है। कलहाट का प्राचीन शहर ओमान है आपका। नागासाकी क्षेत्र में छिपे हुए क्या ईसाई स्थल जो कि है कहाँ पे, जापान में है। इवरिया 20वीं शताब्दी का औद्योगिक नगर यानी कि इटली। और क्या है, मदीना अजहारा की खलीफा शहर, ठीक है, कहाँ पे है गाइज, आपका स्पेन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक मैप है, इसमें लिखा है विश्व धरोहर स्थल भारतीय सूची, ठीक है। तो अभी जो हमने देखा कि धोलावीरा जो हड़प्पा शहर है उसको भी शामिल किया गया कि इसमें यूनेस्को की सूची में 2021 की बात है, ये लेटेस्ट है गाइज। तो इसमें एक बार हम देख लेते हैं विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं, यहाँ पे लिखे हैं। तो एक लिखा है यहाँ पे कुल्लू में लिखा है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है, 2014 में आया। एक आपका है कालका शिमला रेल, आपका लिखा है शिमला। तो यहाँ पे लिखा है एक आपका है चंडीगढ़ में ली कार्बुजिए के वास्तुशिल्पकार कैपिटल कॉम्प्लेक्स 2016 में, ठीक है दोस्तों। आगे हम और देखते हैं। तो दोस्तों इसे आप देख लीजिएगा, ये सब हम अभी सारे नाम पहले भी पढ़ के आए हैं, इसमें कुछ अलग होंगे, हालांकि सब वही सब हैं, आप एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों। तो गाइस यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है कि राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, तो लिखा है यहाँ पे राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना 2003 में की गई थी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र
को इसकी देखरेख करने के लिए क्या है नोबल एजेंसी बनाया गया था। तो गाइस आगे क्या लिखा है इसमें लिखा है कि इसका उद्देश्य पांडुलिपियों में विद्यमान देश की ज्ञान की विरासत को क्या है सहेज कर रखना। ठीक है, फिर लिखा है राष्ट्रीय संग्रहालय। तो लिखा है राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत 1960 में की गई थी और ये मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों की तरह क्या है कार्य करता है। फिर आगे है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना कब होती है गाइस 1954 में समसामयिक भारतीय कला के विकास और संवर्धन के लिए की गई थी। ठीक है, फिर भारतीय संग्रहालय की अगर हम बात करें, कोलकाता का भारतीय संग्रहालय यानी कि इंडियन म्यूजियम दुनिया के 8 सबसे पुराने संग्रहालयों में से क्या है एक है और डॉक्टर नेथेनियल वॉलिच के दिशा निर्देश में 1814 में क्या है एशियाटिक सोसाइटी के परिसर में एक संग्रहालय की स्थापना हुई। प्रारंभ में इसे एशियाटिक सोसाइटी म्यूजियम के नाम से जाना जाता था और बाद में इसका नाम क्या रख दिया गया इंपीरियल म्यूजियम। फिर बाद में इसे इंडियन म्यूजियम के नाम से पुकारा गया और 1878 में क्या होता है ये अपने वर्तमान भवन में आया। फिर भारत में कला और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय संग्रहालय को भारत गणराज्य के संविधान में अग्रणी राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा दिया हुआ है। फिर इसमें लिखा है राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद। तो गाइस यहाँ लिखा है राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद जो है संस्कृति मंत्रालय के तहत क्या है एक स्वायत्त संगठन है कि दुनिया में अपने तरह का अकेला संगठन है जिसके प्रशासनिक और नियंत्रण में क्या है विज्ञान केंद्र संग्रहालयों का क्या सबसे बड़ा नेटवर्क कार्य कर रहा है। भारत में म्यूजियम ऑन व्हील यानी कि चलती फिरती प्रदर्शनी की अवधारणा की शुरुआत कब होती है 1965 में हुई जब कलकत्ता के रामकृष्ण मिशन स्कूल में क्या होता है सचल विज्ञान संग्रहालय के जरिए सचल विज्ञान प्रदर्शनी कार्यक्रम की क्या होती है शुरुआत होती है। ठीक है, आगे लिखा है विक्टोरिया मेमोरियल। तो इसमें लिखा है कोलकाता के विक्टोरियल मेमोरियल हॉल की स्थापना मुख्य रूप से किसने करी थी जो वॉयसरॉय थे इंडिया के लॉर्ड कर्जन कब 1921 में भारत ब्रिटेन इतिहास को रेखांकित करने वाले क्या कालखंड संग्रहालय के रूप में की गई थी। फिर 1935 में भारत सरकार अधिनियम के तहत क्या है इसे राष्ट्रीय महत्व की क्या है संस्था घोषित कर दिया गया 1935 में। तो ये भारत में क्या है भारत ब्रिटिश वास्तुकला का क्या है बेहतरीन नमूना है। दोस्तों ये है कहाँ पे ये कलकत्ता में जो राज का ताज के नाम से क्या है मशहूर है। अब इसमें लिखा है दुनिया के सबसे बड़े यात्रा और पर्यटन संबंधी वेबसाइट ट्रिपल एडवाइजर ने वर्ष 2017 में इसे भारत के नंबर 1 एवं एशिया के नंबर 9 संग्रहालय के रूप में क्या किया चिन्हित किया। फिर लिखा है कि वर्ष 2015 में इसे भारत का सबसे स्वच्छ स्मारक घोषित किया गया और जिसके लिए इसे इंडिया टुडे सफाईगिरी पुरस्कार भी क्या है प्रदान किया गया। फिर लिखा है कला इतिहास संरक्षण और संग्रहालय विज्ञान संस्थान। तो लिखा है यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी और इसे विश्वविद्यालय के समकक्ष क्या है संस्थान का दर्जा दिया गया। ये संग्रहालय विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने वाले भारत का एकमात्र क्या है संग्रहालय विश्वविद्यालय है। ठीक है, अब लिखा है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान शाला। तो इसकी स्थापना कब होती है 1976 में संस्कृति विभाग के अधीन कार्यालय के तौर पे की जाती है और राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान शाला इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे है लखनऊ में है। फिर लिखा है रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान। तो इसमें लिखा है कि इस संस्थान की परिकल्पना 1936 में श्री रामकृष्ण की पहली जन्म शती के अवसर पर उनके स्थायी स्मारक के रूप में की गई थी और इसकी विधिवत स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद द्वारा क्या है स्थापित रामकृष्ण मिशन के शाखा केंद्र के रूप में श्री रामकृष्ण द्वारा प्रतिपादित वेदांत के संदेश के प्रसार के लिए 1938 में की गई। तो नेक्स्ट इसमें लिखा है भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण। तो भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण दुनिया में अपनी तरह का अनोखा क्या है संगठन है। 65 वर्ष पहले अपनी स्थापना के बाद से यह संगठन भारतीय जनसंख्या की जैव सांस्कृतिक विशेषताओं के अध्ययन का क्या है अपना दायित्व पूरा कर रहा है। फिर इसने कलकत्ता स्थित अपने मुख्यालय और 7 क्षेत्रीय केंद्रों
पोर्ट ब्लेयर, शिलोंग, नागपुर, मैसूर, देहरादून, उदयपुर, कोलकाता। एक उप क्षेत्रीय जो केंद्र है कहाँ है, जगदलपुर है। 3 फील्ड स्टेशन, सागर, रांची, विशाखापट्टनम और नई दिल्ली स्थित कैंप कार्यालय के माध्यम से सूचना एकत्र की है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है इसमें भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत सरकार के प्रचलन से बाहर के रिकॉर्ड का संरक्षक है और रिकॉर्ड तैयार करने वालों और आम उपभोक्ताओं के लिए ऐसी सामग्री को न्यासी की तरह क्या है, सहेज कर रखता है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार दक्षिण पूर्वी एशिया में गैर प्रचलित रिकॉर्ड का सबसे बड़ा क्या है, भंडार है। और ये वर्ष 1993 के पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट, वर्ष 1997 के पब्लिक रिकॉर्ड्स रूल पर अमल के लिए क्या नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। और सार्वजनिक रिकॉर्ड के प्रबंधन, प्रशासन और परिरक्षण के लिए भी क्या है, जिम्मेदार है। फिर लिखा है कि भोपाल में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का एक क्या है, क्षेत्रीय कार्यालय है एवं भुवनेश्वर, जयपुर, पुडुचेरी में भी इसके क्या है, 3 रिकॉर्ड सेंटर हैं। फिर लिखेंगे, बात करेंगे हम राष्ट्रीय पुस्तकालय की। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता को पहले इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों, 1891 में की गई। और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदलकर क्या नेशनल लाइब्रेरी यानी कि राष्ट्रीय पुस्तकालय कर दिया गया। फिर हम बात करेंगे केंद्रीय सचिवालय ग्रंथागार की। केंद्रीय सचिवालय ग्रंथागार को प्रारंभ में इंपीरियल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी कोलकाता के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना 1891 में हुई थी। वर्ष 1969 से यह पुस्तकालय नई दिल्ली के शास्त्री भवन में जो है कार्य कर रहा है। फिर आगे बात करेंगे टैगोर संस्कृति परिसर योजना की। तो टैगोर संस्कृति परिसर योजना पूर्ववर्ती विश्व क्या है, बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परियोजना योजना का क्या है, संशोधन और सुधार हुआ रूप है। फिर गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती पर इसे नया नाम दिया गया। इसके अंतर्गत अगला आकार मतलब जो है अलग आकार के नए सांस्कृतिक परिसर बनाने और टैगोर जन्म शताब्दी के सिलसिले में 1960 और 1970 के दशक में देश के विभिन्न भागों में बनाए गए टैगोर ऑडिटोरियम के आधुनिकीकरण, मरम्मत, उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। तो गाइस यहाँ लिखा है गांधी स्मृति और जो है दर्शन समिति। तो इसमें लिखा है कि गांधी स्मृति दर्शन समिति का जो गठन है वो 1984 में कहाँ, राजघाट स्थित गांधी स्मृति के विलय से एक स्वायत्त संगठन के रूप में क्या है, किया गया था। ये भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की रचनात्मक सलाह और वित्तीय सहायता से कार्य करती है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं और इसकी गतिविधियों में दिशा निर्देश के लिए इसमें क्या है, विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं। फिर लिखा है गांधी स्मृति वह स्थान है जहां महात्मा गांधी अपने जीवन के अंतिम 144 दिन रहे और जहां 30 जनवरी 1948 को उनका महान जीवन का अंत हुआ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है पर्यटन। तो पर्यटन में क्या है, यहाँ पे लिखा है कि पर्यटन मंत्रालय पर्यटन स्थल का संग्रह, विकास कर उन्हें विश्व स्तरीय गंतव्य के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रहा है। हाल ही में एडॉप्ट ए हेरिटेज यानी किसी धरोहर स्थल की जिम्मेदारी लेने की परियोजना प्रारंभ की गई। तो इस तरह धरोहर स्थल को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी व्यक्तियों को सौंपा जा सकता है ताकि वे परियोजना के तहत स्मारक मित्र बनकर वहां पर्यटन के लिए क्या है, सभी सुख सुविधाएं जुटा सकें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा है पर्यटन मंत्रालय पर्यटन के विकास और इसे बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने वाले क्या है, नोडल एजेंसी है। फिर लिखा है विदेशी मुद्रा से आय। तो इसमें लिखा है कि वर्ष 2019 में पर्यटन के माध्यम से विदेशी मुद्रा से आय कितनी, यहाँ लिखा है 2,10,981 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल से क्या है आय की तुलना में, मतलब पिछले साल जो भी आय हुई उसकी तुलना में 8.3% क्या रही, अधिक रही। अब ई वीज़ा सुविधा की बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से लिखा है कि दिसंबर 2019 तक ये सुविधा है 5 श्रेणियों के तहत जो है उपलब्ध हो चुकी थी। इसका नाम देखिए, ई टूरिस्ट वीज़ा होगा, ई बिजनेस वीज़ा, ई मेडिकल वीज़ा,
ई मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा हो गया, और ई क्या है, कॉन्फ्रेंस वीज़ा हो गया। तो ई वीज़ा सुविधा का विस्तार क्या है, 169 देशों के नागरिकों के लिए कर दिया गया है। ठीक है, कितने देशों के, 169 देशों के नागरिकों के लिए। फिर लिखा है राष्ट्रीय चिकित्सा और आरोग्य पर्यटन बोर्ड। तो इसका जो गठन किया गया, ठीक है, तो जो भारत चिकित्सा पर्यटन का संचालन और संवर्धन करने वाले छात्र संगठन के रूप में कार्य करेगा। तो इस लिखा है अतिथि शिक्षा, आतिथ्य शिक्षा। तो यहाँ लिखा है अतिथि शिक्षा के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति की आपूर्ति का ढांचा खड़ा करना एक चुनौती है। इस समय देश में 42 होटल प्रबंधन संस्थान है, जिसमें से 21 केंद्रीय होटल प्रबंधन संस्थान है और 10 क्या है, पाक कला संस्थान हैं जो मंत्रालय की मदद से बने हुए हैं। और इसका गठन स्वायत्त समिति के रूप में आतिथ्य शिक्षा देने, आतिथ्य कौशल के प्रशिक्षण देने के लिए क्या है, किया गया है। तो भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान, तो भारतीय प्रबंधन और यात्रा प्रबंधन संस्थान पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत क्या है, एक स्वायत्त संगठन है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, ग्वालियर में है, और भुवनेश्वर, नेल्लौर, नोएडा, गोवा में भी इसका क्या है, केंद्र है। तो भारतीय पाक कला संस्थान की अब बात करते हैं। तो भारतीय पाक कला संस्थान की जो स्थापना है वो पर्यटन मंत्रालय ने कहा आंध्र प्रदेश के तिरुपति में की है। ठीक है, भारत की अपनी तरह का क्या है, पहला संस्थान है, और जो वो है मंत्रालय ने नोएडा में इसकी क्या है, उत्तरी शाखा खोलकर संस्थान का क्या किया, विस्तार किया है। फिर लिखा है अतुल्य भारत। तो पर्यटन मंत्रालय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या, अपनी संवर्धन गतिविधियों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में इनक्रेडिबल इंडिया यानी कि अतुल्य भारत के नारे के साथ जो है प्रचार अभियान चलाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है, भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों को बढ़ावा देना है, ताकि देश में क्या है, अधिक संख्या में विदेशी पर्यटन का आगमन हो और घरेलू जो पर्यटक हैं उनकी संख्या क्या हो, बढ़े। तो गाइस यहाँ पे लिखा है आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नया परिवर्तन। तो लिखा है तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा क्या है, पुणे यानी कि महाराष्ट्र में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नया नाम परिवर्तित कर क्या है, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी आकाशवाणी संगीत सम्मेलन रखा गया। और ये टाइम पीरियड है 6 फरवरी 1921। टाइम मतलब जो है समय। इसमें लिखा है पंडित भीमसेन जोशी को वर्ष 2009 में भारत रत्न पुरस्कार से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों नेक्स्ट है आपका स्वदेश दर्शन योजना। ठीक है, अब इसमें लिखा है स्वदेश दर्शन योजना की परिकल्पना थीम आधारित पर्यटन सर्किटों यानी कि भ्रमण पथ के विकास के लिए की गई है। योजना के अंतर्गत थीम पर आधारित 13 पर्यटन सर्किटों की पहचान उनके विकास के लिए की गई है। अब जिनके नाम देख लेते हैं कौन कौन से 13 हैं। ठीक है, तो गाइस एक है उत्तर पूर्वी भारत सर्किट है, ठीक है, दूसरा है बौद्ध सर्किट, फिर हिमालय सर्किट, समुद्र तटीय सर्किट है, कृष्ण सर्किट है, मरुस्थलीय सर्किट है, जनजातीय सर्किट है, फिर इको सर्किट, वन्यजीव सर्किट और ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, रामायण और क्या है, धरोहर सर्किट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रसाद योजना की बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें लिखा है तीर्थ यात्रा की परंपराओं को पुनर्जीवित करने और आध्यात्मिक उन्नति की प्रसाद योजना के अंतर्गत धार्मिक महत्व के 25 स्थलों की पहचान उनके विकास के लिए की गई है। ठीक है, अब कौन कौन से हैं ये 25 स्थल है। एक देखिए क्या है, अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश में है, अमृतसर पंजाब में है, अजमेर राजस्थान में है, अयोध्या उत्तर प्रदेश, बद्रीनाथ उत्तराखंड, द्वारिका आपके गुजरात में, देवघर कहाँ, झारखंड, वेल्लूर वेस्ट बंगाल, गया बिहार, गुरुव्यूर कहाँ, केरल में है, हजर तबल जम्मू कश्मीर में है, कामाख्या आपके असम में है, कांचीपुरम तमिलनाडु है, कटरा जम्मू कश्मीर, केदारनाथ उत्तराखंड, मथुरा है आपका पटना बिहार, पुरी ओडिशा है, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है, सोमनाथ आपका गुजरात, तिरुपति आंध्र प्रदेश है, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, उज्जैन मध्य प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश एंड वेलांकड़ी आपकी तमिलनाडु में है। फिर लिखा है इनक्रेडिबल इंडिया मोबाइल ऐप। तो भारत को अध्यात्म धरोहर, साहसिक, सांस्कृतिक, योग, आरोग्य तथा इसी तरह के विभिन्न अनुभव देने वाले समग्र पर्यटन गंतव्य के रूप में
प्रस्तुत करने के लिए इनक्रेडिबल इंडिया मोबाइल ऐप जारी की गई है। इसे आधुनिक पर्यटन की रुचियों को ध्यान में रखकर क्या है विकसित किया गया है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रुझान एवं टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखा गया है। इस ऐप में भारत यात्रा के प्रत्येक चरण में पर्यटकों की मदद के लिए क्या है व्यवस्था की गई है। फिर लिखा है कि इंडिया टूरिज्म मार्ट, तो लिखा है पहले इंडिया टूरिज्म मार्ट 2018 का आयोजन नई दिल्ली में फेडरेशन ऑफ क्या है एसोसिएशन इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी ने राज्य सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों के सहयोग से किया था। इससे पर्यटन से जुड़े विभिन्न पक्षों को विदेशी खरीदारों के साथ एक ही स्थान पर विचार विमर्श के लिए क्या है राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराया। तो दोस्तों नेक्स्ट आपका है स्वच्छ पर्यटन मोबाइल ऐप। तो लिखा है पर्यटन मंत्रालय द्वारा 25 आदर्श संपर्क स्मारकों के लिए संचालित स्वच्छ पर्यटन मोबाइल ऐप अब विंडोज़ फ़ोन और आईफोन पर भी क्या है उपलब्ध करा दिया गया है। इससे पहले ये केवल क्या है एंड्रॉयड फ़ोन पर उपलब्ध था। पर्यटन मंत्रालय में स्वच्छ भारत मिशन की परियोजना निगरानी इकाई इस मोबाइल ऐप की निगरानी करती है। फिर लिखा है गाइस यहाँ पे संस्कृत लर्निंग ऐप क्या है लिटिल गुरु। तो भारतीय उच्चायोग ने इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा बांग्लादेश में ये ऐप लॉन्च की है 12 अप्रैल 2021 में। तो ये संस्कृत लर्निंग ऐप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा विश्व भर के छात्र, धार्मिक विद्वानों, इंडियोलॉजिस्ट और इतिहासकारों के बीच संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने हेतु संचालित अभियान का हिस्सा है। फिर लिखा है यह ऐप एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म पर आधारित है जो संस्कृत सीखने को आसान, मनोरंजक और क्या है मज़ेदार बनाता है। तो वैसे यहाँ पे हमारे पास है संस्कृति एवं पर्यटन संस्थान। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा है गाइस राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी कहाँ पे आपका नई दिल्ली में है। उस्ताद अलाउद्दीन खान एकेडमी कहाँ पे है ये गाइस आपका भोपाल में है। संगीत नाटक अकेडमी नई दिल्ली में है आपका। राष्ट्रीय नाटक विद्यालय भी नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली। सांस्कृतिक संस्थान और प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली में है गाइस। फिर इसके लिखा है रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान जो कि आपका कोलकाता में। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ये आपका गाइस कहाँ है नई दिल्ली में है। तो दोस्तों अब जो है ये चैप्टर जो है हमारा वो हो चुका है कंप्लीट। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको कुछ सजेस्ट करना है, कुछ भी आपको बताना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे शेयर करिए जितना हो सके। और दोस्तों जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जो मेरा चैनल है उसका नाम है #UPPCS विद चौहान। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे क्या है इस वीडियो को करते हैं एंड और मिलते हैं नए चैप्टर के संग तो नई वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू।